नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली के बाहरी इलाके जो नजफगढ़ रोड पर हैं, वहां एक पुरानी सी कॉलोनी में रहता हूं। यहां ज्यादातर 2 मंजिला मकान हैं और वो भी पुराने। हमारा घर भी पापा ने 90 के दशक में बनवाया था। ये ईंट पत्थर का बना हुआ पक्का मकान है, लेकिन पेंट काफी पुराना हो चुका है और अब तो धीरे धीरे उतरने भी लगा है। साथ ही मेरे घर से ठीक सामने गली में एक पुरानी पान की दुकान है और उसके पास चाय की दुकान है। वैसे तो ज्यादातर मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपस में ज्यादा मेल मुलाकात नहीं होती है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब इधर उधर की बातों को छोड़कर आप लोगों को थोड़ा मैं अपने बारे में भी बता देता हूं। दरअसल पेशे से मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और साथ ही एक ऑनलाइन एजेंसी के लिए घर से काम भी करता हूं। इसीलिए मेरे दिन का आधा टाइम तो सिर्फ लैपटॉप पर ही निकल जाता है और जो आधा टाइम बचता है वो खिड़की से बाहर देखते हुए बीतता है। अब इसके पीछे की वजह भी आप लोगों को कहानी में आगे चलकर पता चल ही जाएगी, क्योंकि आज की जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही तो है और यही से उस भयानक घटना की शुरुआत हुई थी। दरअसल मुझे यहाँ की सबसे बेकार बात यह लगती है कि रात में ये जो बाहर की तरफ गली के कुत्ते हैं, ये बहुत भौंकते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा सोना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज तो पता नहीं वो सारे के सारे डोगेस भाई कहां घूमने गए और वो लोग नहीं हैं। इसी वजह से रात ले इस वक्त गली में पूरी तरीके से शांति है, जिसके चलते मैं आप लोगों के लिए ये कहानी लिख पा रहा हूं, जो कि मेरी खुद की आप बीती है। और मेरी ये आप बीती भी किसी ऐसी वैसी घटना की नहीं है, बल्कि ये मेरे साथ हुए उस भयानक हादसे की कहानी है, जिसकी डरावनी यादों को मैं आज तक भी मेरे दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाया हूं। दरअसल इससे पहले मेरी पोस्टिंग मुरादाबाद शहर में हुई थी। ये 2 साल पहले की बात है और मैं वही की घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ वहां घटी थी। मैं अपनी फैमिली के साथ मुरादाबाद में शिफ्ट हुआ था। वहां हमारे घर के ठीक बगल में एक मकान बना था जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा था। खिड़कियों पर मोटी धूल की परत थी और गेट पर जंग लग चुकी थी। दरवाजे के पास बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा चुकी थी। मोहल्ले में अफवाह थी कि मकान का मालिक विदेश चला गया है और मकान भी किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक उस मकान में रौनक दिखी। सुबह सुबह मकान के गेट के बाहर एक लंबी सी काली कार आकर रुकी और ड्राइवर ने गेट खोला और अंदर से 3 लोग उतरे। उनमें एक आदमी था और एक औरत जो शायद उसकी पत्नी थी, और साथ ही एक लड़की भी उतरी। आदमी की उम्र यही कोई 40-45 के बीच होगी। उसका रंग गोरा चिट्टा था, लंबा कद था। औरत भी उतनी ही गोरी, जैसे धूप कभी देखी ही ना हो। लड़की शायद उनकी बेटी थी, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो बिल्कुल चुप और सीरियस भी, और उसके चेहरे मासूमियत तो बिल्कुल भी नहीं थी। गली के लोग खिड़कियों और छज्जों से झांक रहे थे, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी न तो किसी से बात की और न ही किसी की ओर देखा। वे सब चुपचाप सीधा घर के अंदर चले गए। इसीलिए मुझे उनका ये विनय वो बड़ा अजीब लगा। शाम को मैं राजू काका की दुकान पर चाय पीने गया तो वहां मोहल्ले के 3-4 लोग बैठे थे। चाय बन रही थी, इसीलिए मैं भी वहीं बेंच पर बैठ गया और चाय का इंतजार करने लगा। वहां बैठे लोगों में इस टाइम वही नया परिवार चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि जब से वो लोग आए हैं ना तो किसी से कोई मतलब रखते हैं, न ही किसी से कोई बोलता है, यहां तक कि घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। वहां बैठे एक बूढ़े काका ने कहा, ये लोग यूरोप से आए हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, अरे अगर यूरोप में रहते थे तो फिर यहां आकर क्यों रहने लगे? हमारी गली में ऐसा क्या खास है? राजू काका ने चाय डालते हुए कहा, मुझे तो ये लोग बड़े अजीब लगे। अरे देखो तो कैसे घूर रहे थे और किसी से बोले भी नहीं। भाई रहना तो हम सब लोगों के बीच ही हैं, ऐसे किसी से मतलब नहीं रखेंगे तो कैसे रहेंगे? सब हंस पड़े, लेकिन मैं अब भी उसी बात में उलझा हुआ था। शाम को चाय पीकर मैं घर आ गया। उस रात करीब 12 बज चुके थे। कमरे में बस लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और मैं कई घंटे से लगातार काम में डूबा था। मेरी आंखें भारी हो रही थी और मैं काफी थक भी चुका था। इसलिए मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। फिर मैं सोने की तैयारी करने लगा कि तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना लोहे का गेट धीरे धीरे झरमराकर खुल रहा हो। इतनी रात को यह आवाज सुनकर मैं रुक गया। मैंने धीरे से खिड़की के पर्दे को किनारे किया और झांक कर देखा। बगल वाले घर का गेट खुला था। वहां से हमारा नया पड़ोसी निकला
लंबा, दुबला और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे अजीब बात यह लगी कि उसने अपने घर की कोई भी लाइट नहीं जलाई थी और न पोर्च की, न बाहर का बल्ब, कुछ भी नहीं। और तो और वो उस तरफ भी नहीं गया जहां स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी रोशनी पड़ रही थी। वो सीधे निकला और अंधेरी गली की तरफ चल पड़ा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को क्यों बाहर निकले होंगे। मुझे लगा शायद किसी काम से निकले होंगे, लेकिन फिर याद आया ये रात के 12 बजे कौन सा काम होगा। तभी मैंने ध्यान से देखा। मैं आश्चर्य से चौंक पड़ा। मैंने देखा कि उस आदमी की चाल बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे वो चल नहीं रहा हो, बल्कि फिसलते हुए आगे बढ़ रहा हो। साथ ही उसके पीछे भी कुछ चल रहा। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस एक काली सी छाया हो जो उसकी चाल से मेल नहीं खा रही थी। वो कभी आगे निकल जाती तो कभी पीछे रह जाती। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर कदम मिला रही हो। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और उस पल मुझे लगा कि वो छाया रुककर मेरी खिड़की की तरफ देख रही है। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैं एक झटके से पीछे हट गया। फिर दोबारा बाहर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मैंने अपने मन को समझाया कि यह केवल मेरा मन का वोम था और तभी गली के दूसरे छोर से एक कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई दी और एकदम सन्नाटा छा गया। अगली सुबह के बड़ी देर में मेरी नींद खुली। 8 बजे थे चुके थे और घर में वही रोज का हंगामा चल रहा था। रात की घटना मुझे पूरी तरह याद थी, पर लगा शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। मैं अभी इसी सोच में था। मैं उठकर कमरे से बाहर आया। माँ रसोई में चाय चढ़ाए, बर्तन खटखटा रही और पापा अखबार के पहले पन्ने पर सिर गड़ाए बैठे थे। मैंने जम्हाई लेते हुए पानी का गिलास उठाया कि तभी माँ ने किचन से आवाज लगाई, दूध वाला आधा घंटा पहले चला ही गया, तूने दरवाजा भी नहीं खोला। मैंने उनकी तरफ देखा और थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मुझे वैसे भी दूध से एलर्जी है, आप क्यों चिंता करती हैं। पापा ने अखबार से नजर हटाए बिना ही ताना मारा, दूध से नहीं, जिम्मेदारी से एलर्जी है तुझे। उनकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। सुबह सुबह पापा की ये लाइनें मैं न सुनूं तो दिन अधूरा लगेगा। रसोई से पराठे की खुशबू आ रही थी। मैं कुर्सी खींचकर बैठा ही था कि मेरी भांजी सिया, जो 8 साल की हैं और सुबह सुबह बैले डांस करने लगती हैं, कमरे में घुस आई और प्यार से बोली, मामा, कल रात मैंने आपको पूरे 12 बजे खिड़की से झांकते देखा। माँ ने झट से टोका, सिया, तू 12 बजे जाग रही थी, तेरी छुट्टियों में भी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन सिया ने माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए वहां से भाग गई। लेकिन उसकी बात मेरे कान में गूंजती रही। कल रात मैंने जो देखा, क्या वो सब सच था? क्या वाकई में ऐसा हुआ था? लेकिन मैंने इस बारे में बारे घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता थे कि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। मैं बीच बीच में खिड़की से बाहर झांक कर देख लेता था, क्योंकि बाहर देखना मेरी आदत बन चुकी थी। गली में वही रोज का नजारा था। दूध वाले की साइकिल की आवाज, सब्जी वाले की आवाज और मोहल्ले की औरतों का दरवाजे पर खड़े होकर गपशप करना, सब वही था। लेकिन बगल वाले नए मकान का गेट अभी भी बंद था। कल रात जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा ज्यादा ही उस घर की तरफ ध्यान दे रहा था। दोपहर तक मौसम गर्म हो गया था तो मैंने छत पर जाने का सोचा। छत से मोहल्ला साफ दिखता था। मैं जब छत पर गया तो देखा पापा टंकी साफ कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, देख रवि, साफ पानी नहीं मिलेगा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, और तुझे तो वैसे भी बाहर का खाने का शौक है। उन्होंने हंसते हुए कहा। मैंने उनकी बात पर हामी हामी भर दी, क्योंकि पापा के पानी और सेहत वाले लेक्चर कभी खत्म नहीं होते। फिर मैं छत पर इधर उधर घूमकर नजारे लेने लगा कि तभी मेरी नजर बगल वाले मकान के आंगन पर पड़ी। वहां एक लंबा सा कपड़े सुखाने का स्टैंड था, लेकिन उस पर कपड़े नहीं बल्कि कई काले रंग के मोटे मोटे कोट टंगे थे। अजीब बात यह थी कि धूप में भी वहां कोई परछाई नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोट हवा में तैर रहे हों। मैंने पलक झपकाई, फिर ध्यान से देखा तो सब नॉर्मल लगने लगा। मैंने मन में सोचा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं। शाम को मोहल्ले में हलचल थी, क्योंकि शर्मा आंटी की बड़ी बेटी की सगाई की तैयारियां चल रही थी। मोहल्ले में ऐसे मौके पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं भी थोड़ा टाइम पास करने के लिए वहां चला गया। चाय समोसे खाए जा रहे थे और साथ में खूब सारी बातें हो रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरी नजर बार बार उस गली के कोने पर जा रही थी
जहां से कल रात चीख की आवाज आई थी। करीब 7 बजे जब मैं घर लौटा तो गली में अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बच्चे शोर मचाने लगे और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की कुंडी छड़ाने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई तेजी से निकल कर गया हो। मैं घबरा गया। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और अचानक से जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। बगल वाले नए मकान का गेट खुला हुआ था और अंदर आंगन में कोई खड़ा था। उसका ऊंचा कद था। वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए था। वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ा हुआ था। उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अंधेरे में भी उसकी आंखें अजीब सी हल्की सी लाल लाल चमक रही थी। मैं दरवाजे पर वैसे ही खड़ा था और बगल वाले घर के खुले गेट के अंदर किसी की परछाई देखकर जम गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि कहीं निकलकर बाहर ही ना आ जाए। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो और मेरी आंखें बस उसी पर टिकी थी। बाकी सब सुनाई देना बंद हो गया था। टॉर्च मेरे हाथ में थी, फिर भी पता नहीं कब से उसे पकड़े बस यूं ही खड़ा था और मेरी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे और बस मुझे इसी बात का डर था कि अगर मैंने एक कदम भी हिलाया तो पता नहीं क्या होगा। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी कि तभी माँ ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रवि खड़ा क्या है? दरवाजे पर, जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ जा। मुझे माचिस नहीं मिल रही है, कहां पर रखी है? पता है क्या? मैंने जल्दी से कुंडी चढ़ाई और अंदर घुस आया। मैंने माँ की ओर टॉर्च बढ़ाते हुए कहा, माँ टॉर्च दे दूं? माँ ने कहा, हाँ दे दे, और ये मोमबत्तियां भी पकड़। कहते हुए उन्होंने मुझे मोमबत्तियां पकड़ा दी। लिविंग रूम में पापा अखबार को पंखे की तरह हिला रहे थे। उन्होंने गर्मी से परेशान होते हुए कहा, बिजली वाले को फोन लगाया कि नहीं? मैंने पापा से कहा, हाँ पापा कॉल की थी, लेकिन अभी नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, कॉल लग ही नहीं पाई। तभी सिया ने सोफे के पीछे से झांक कर डरते हुए मुझसे कहा, मामा वो बाहर कौन था जिसकी आंखें लाल लाल थीं? माँ ने तुरंत सिया को डांटते हुए कहा, बच्ची हो, डर जाओगी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फिर वो मुझे देखकर बोली, उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो। मैंने सिर हिला दिया, ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में वही सीन चल रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और खिड़की के पर्दे की आड़ से फोटो लेने की कोशिश की। 2 क्लिक 3 क्लिक, पर फोटो में बस काला धब्बा आया और ऐसा लग रहा था जैसे लेंस पर कालिख लग गई हो। मैंने कपड़े से लेंस को साफ किया, फिर भी वैसा ही फोटो आया। तभी खट 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 की आवाज के साथ किसी ने गेट ठोका। हम सब उछलकर खड़े हो गए। पापा ने टूटी टॉर्च उठाई और बोले, मैं देखता हूं। मैंने पापा को रोक लिया, मैं भी चलता हूं। मैंने गेट खोला तो सामने शर्मा अंकल थे और हाथ में 4 मोमबत्तियां थी। वे बोले, भाई बच्चों के लिए रख लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उनसे मोमबत्तियां हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद अंकल। इतने में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नैना का कॉल था। नैना मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम कॉलेज से साथ थे, मोहल्ले में सब जानते हैं। दोनों के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। हेलो, तुम्हारे एरिया में लाइट गई है या नहीं? नैना ने पूछा। हाँ, पूरा अंधेरा है, मैंने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। मैं यहीं पास में थी, असाइनमेंट करके लौट रही थी तो सोचा तुम्हारे यहां आ जाऊं। मैंने 1 सेकंड सोचा। डर तो लग ही रहा था, पर घर में लोग हैं, माहौल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैंने उससे कहा, आ जाओ पर जल्दी आना क्योंकि गली में अंधेरा बहुत है। वो हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास टॉर्च है, बस 15 मिनट लगेंगे। हमने मोमबत्तियां जला दी और माँ ने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई। उन्होंने मुझसे आलू काटने को कहा और खुद पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। करीब 15-20 मिनट बाद गेट फिर से खटका और इस बार नैना थी। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में डिब्बा था। मम्मी खुश हो गई। अरे आओ बेटा, उन्होंने नैना को अंदर बुला लिया। नैना ने आते ही सिया को गोद में उठा लिया। वो बोलने लगी, नैना दी आपको पता है बाहर लाल आंखें हैं। सिया ने फिर से कहा। नैना ने मुझसे पूछा, कौन सी लाल आंखें? मैंने कंधे उचका दिए। नहीं, कुछ नहीं, शायद कुत्तों की आंखें देख ली होंगी, अंधेरे में चमकती हैं।
हम सब बैठकर पकौड़े जलेबी खा रहे थे। तभी नैना ने बीच में पूछा, वो जो नया परिवार आया है, बगल में आप लोगों को दिखे कभी? मैंने बताया, हाँ, सुबह एक बार दिखे थे। तभी बाहर से बाइक की आवाज आई और घंटी बजी। मैं और नैना साथ में बाहर आए। बाहर बहुत अंधेरा था, पर बाइकर की जैकेट पर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप चमक रही थी। वो बोला, सर, डिलीवरी B17 के लिए है। मैंने कहा, B17 तो बगल वाले मकान का नंबर है, पार्सल रख दो, उनकी गली में लाइट नहीं है। वो बोला, मैंने कॉल किया पर उठा नहीं रहे और कंपनी बोल रही है कि गारंटी डोर स्टेप तक का है। नैना ने पैकेट पर ब्रांड देखा। ब्रांड का नाम क्रियोकेयर कोल्ड चैन था। उसने भौहें सिकोड़ ली। अरे ये तो कोल्ड चेन बॉक्स है, इसमें दवा, वैक्सीन या बायो सैंपल भेजते हैं? मैंने चौंकते हुए पूछा। बायो सैंपल? उसने सहजता से समझाया, हाँ, लैब में ऐसे बॉक्स आते हैं। इनमें अंदर आइस पैक और टेम्परेचर लॉगर होता है जो 2 से 8 डिग्री में रखना होता है। फिर धीरे से बोली, रात के 8-9 बजे ऐसे बॉक्स? थोड़ा अजीब है लगता है। डिलीवरी वाला गेट की तरफ गया और गेट अजीब तरह से खुद ब खुद छर्र करके खुल गया। हम दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। मुझे लगा गेट किसी ने खोला होगा, पर सामने कोई दिखा नहीं। बाइकर ने पैकेट अंदर रख दिया और तभी दूर कहीं से कुत्ते ने लंबी सी हुंकार भरी। बाइक वाला झुरझुरी लेकर बोला, भाई, अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों, पर कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मैं चलता हूं और वो तेजी से निकल गया। मैं और नैना गेट से लौटने लगे कि तभी नैना ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ है। जरूर। अंदर लौटे तो माँ ने प्लेट में गरम पकौड़े रख दिए। पापा ने मस्ती में कहा, नैना, तुम्हारे पापा से बोलो लाइट वाले पर एक आर्टिकल लिखे कि आखिर कहां जाती है हमारी बिजली। सब हंसे। थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो गया। नेटवर्क फिर भी नहीं पकड़ रहा था। नैना बोली, चलो छत पर चलते हैं, वहां सिग्नल मिल जाता है। मैं घर पर एक मैसेज भी कर दूंगी। हम दोनों टॉर्च लेकर छत पर आ गए। हवा चल रही थी। आसमान में आधे बादल छाए हुए थे और आधे तारे। मोहल्ले में इक्का दुक्का मोमबत्ती की लौ ऊपर से तैरती दिख रही थी। नीचे बगल वाले घर की छत, बालकनी और आंगन सब अंधेरे में डूबे थे और केवल गेट खुला हुआ था। नैना रेलिंग पर टिक कर बोली, चल सेल्फी लेते हैं, ब्लैकआउट डे। मैं हंस पड़ा ताकि याद रहे कि आज हमने भी मोमबत्ती सभ्यता देखी थी। उसने पीछे कैमरा किया। फ्रेम में हम दोनों थे और दूर बैकग्राउंड में बगल वाले घर का हिस्सा भी आ गया। उसने क्लिक किया, फिर 1-2 फोटो और ले ली। नैना ने फोन ले लिया और मैसेज करने लगी। मैं नीचे झांक रहा था। गली के मोड़ पर किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च डाली, वहां कुछ नहीं था। नैना ने कहा, तुम्हारे मोहल्ले में आवाजें ज्यादा आती हैं, शायद इसलिए डर लगता है। इसी बीच नीचे हमारे गेट पर फिर दस्तक हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। मैं और नैना नीचे भागे। दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा, सफा छट चेहरा, बेहद सलीकेदार सूट में आदमी खड़ा था। वो बगल वाले घर का वही शख्स था। हाथ में एक छोटी सी LED टॉर्च थी। वो मुस्कुराया, हेलो पड़ोसी, मैं आर्यन मल्होत्रा, अभी शिफ्ट हुए हैं, सोचा मिलते चलें, और बिजली गई है तो लगा शायद मोमबत्तियां चाहिए हों। उसने अपनी जैकेट की जेब से 2 नई मोमबत्तियां निकाली और उसकी आवाज बहुत मुलायम थी, लेकिन अजीब थी। मैंने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं रवि। वो बिना मेरी बात पूरी हुए बोला, नैना? सही कह रहा हूं ना? मैंने और नैना ने एक दूसरे आश्चर्य भरी निगाहों से देखा, लेकिन हमने तो अभी उसका नाम नहीं बताया था, तो कैसे पता कि यह नैना है? नैना ने संभल कर कहा, जी, हम सब यही पास पड़ोस के हैं, आपका स्वागत है। उसने कहा, अगर जनरेटर की जरूरत हो तो बताना। मैंने जल्दी से हामी भरी, जरूर, धन्यवाद। वो हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ा और चला गया। अंधेरे में उसकी चाल फिर वहीं थोड़ी सी फिसलती हुई थी, पर इस बार मैंने खुद को समझा लिया, शायद मुझे वोम ही हो रहा है। अंदर लौटे तो माँ ने पूछा, कौन था? मैंने कहा, वो नए पड़ोसी आर्यन मल्होत्रा थे। पापा ने कहा, अरे अच्छा है, भले लोग लगते हैं, मोमबत्तियां दी हैं। नैना चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोली, उसने मेरा नाम कैसे पूछा बिना बता दिया, जबकि वो तो मुझे जानता भी नहीं। मैंने हंसी में उड़ा दिया, शायद किसी से सुन लिया होगा, और हमारा मोहल्ला भी तो गूगल से तेज है। कुछ देर बाद नैना उठी, अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी।
माँ ने टिफिन में पकौड़े रख दिए और नैना से कहा, रात में भूख लगेगी तो खा लेना। सिया ने हाथ हाथ हिलाते हुए नैना को बाएं किया। मैं नैना को गेट तक छोड़ने आया। गली में थोड़ी सी रोशनी आई थी, शायद कहीं दूर किसी की इन्वर्टर लाइट थी। हमने धीरे से गुड नाइट कहा। नैना ने अचानक बोला, एक सेकंड। उसने फोन निकाला, वही सेल्फियां खोली जो छत पर ली थी। देख, उसने पहली फोटो झूम करके दिखाई। हम दोनों फ्रेम में थे। पीछे बगल वाले घर की बालकनी का शीशा भी आ रहा था। मैंने कहा, क्या देखूं? उसने उंगली स्क्रीन पर रखी और बोली, यहां इस कांच में हमारी परछाई दिख रही है। तुम बाई तरफ, मैं दाई तरफ, ठीक? मैंने कहा, हाँ दिख रही हैं, लेकिन बीच में ये क्या है? उसने और झूम किया। बालकनी के कांच में हमारी परछाइयों के बीच एक तीसरी लंबी सी परछाई थी, जिसके कंधे चौड़े थे और चेहरा धुंधला था, और दो बेहद छोटे से लाल बिंदु जैसी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय तो हमारे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। नैना ने धीमे से कहा, रवि, कांच में जो दिख रहा है वो हमारे पीछे खड़ा था, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने दूसरी फोटो देखी, उसमें भी वही था। तीसरी, उसमें लाल बिंदु और तेज थी, जैसे हमें देखकर मुस्कुरा रहे हों। नैना ने फोन बंद किया और फुसफुसाकर बोली, एक बात और। जब वो आर्यन बोल रहा था, उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक गली के दूसरे छोर से फिर वही कुत्ते की दर्द भरी चीख गूंजी, और उसी क्षण बगल वाले घर की बालकनी के कांच में दो लाल बिंदु फिर से झिलमिलाए। फिर नैना चली गई और मैं भी बिस्तर पर आकर लेट गया। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मैं बिस्तर में करवटें बदल रहा था। रात की वो तस्वीरें जिसमें लाल बिंदु वाली परछाई थी, बार बार दिमाग में घूम रही थी। नींद तो जैसे भाग ही गई थी। आखिर 3 बजे के करीब मैं सोया और सुबह 7 बजे मां की आवाज ने जगा दिया, रवि, दूध वाले के पैसे देने हैं, जल्दी आओ। मैं झल्लाकर उठा और बोला, मां, आपको पता है ना, मैं कल देर से सोया था, तो इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? मां ने चाय के प्याले की खनक के साथ कहा, सोना तो तुमको वैसे भी 12 घंटे चाहिए। पापा पहले ही ड्राइंग रूम में समाचार सुन रहे थे। मैं गली में निकला तो दूध वाला पहले ही घर घर जाता हुआ पैसे ले रहा था। हमारी गली की हवा में हमेशा सुबह की ताजगी रहती थी, लेकिन आज एक अलग सी नमी थी, जैसे रात को बारिश हुई हो जबकि बारिश नहीं हुई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि बगल वाले घर के गेट के पास जमीन पर हल्का सा लाल दाग था, जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया हो। मैं दूध लेकर लौटा तो सिया सोफे पर बैठी कार्टून देख रही थी। वो बताने लगी, मामा, मैंने सपना देखा कि मैं उड़ रही हूं और नीचे पूरा मोहल्ला दिख रहा है, लेकिन बगल वाला घर बिल्कुल काला था। मैंने उसे प्यार से चिढ़ाया, तू तो सुपरमैन निकली। वो बोली, नहीं, मैं सुपर गर्ल हूं। लेकिन मामा, उस काले घर में एक आदमी था जो मुझे देख रहा था। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी ठंडक सी उतर गई। चाय पीते हुए मां ने बताया, सुना है आज शर्मा जी के घर का पालतू बिल्ली कहीं गायब हो गई है, रात से ढूंढ रहे हैं। मैंने सहज बनने की कोशिश की, अरे बिल्लियां तो घूमने जाती हैं, लौट आएगी। पापा ने अखबार मोड़ते हुए कहा, गली में कुत्ते भी रात को अजीब भौंक रहे थे। इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है। करीब 10 बजे नैना का मैसेज आया, तुम फ्री हो? ऑफिस जाते हुए तुम्हारे मोहल्ले में एक छोटा काम है। मैंने लिखा, हाँ आ जाओ। थोड़ी देर में वो स्कूटी से आ गई। हेलमेट उतारते ही बोली, आज मैं जल्दी में हूं, लेकिन एक चीज दिखानी है। हम अंदर गए तो उसने अपना बैग खोला और एक छोटा सा लैपटॉप निकाला। वह बोली, कल रात जो सेल्फीज हमने ली थी उनमें एक और अजीब चीज है। उसने फोटो खोली और झूम किया। इस बार लाल बिंदु वाली परछाई के पीछे दीवार पर जैसे हल्का सा धुंधला धुआं था, और उस धुएं में चेहरा सा था। नैना ने कहा, ये देखो, ये चेहरा हमारे साथ किसी ने फ्रेम में आकर नहीं बनाया, ये तो कुछ और है। मैंने देखा, सच में वो चेहरा तो इंसानी था, लेकिन बहुत सूखा जबड़ा था, लंबी नाक थी और अजीब सा खाली मुंह था। वो बोली, तुम्हें नहीं लगता ये? मैंने बीच में उसे टोका, छोड़ो, डर फैल जाएगा, और वैसे भी ये फोटो हो सकता है रोशनी की ट्रिक हो। नैना ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में साफ लिखा था, उसे यकीन नहीं है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं और नैना दौड़े तो देखा कि मोहल्ले के 2 बच्चे
अनमोल और दीप गली के मोड़ से रोते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे शर्मा आंटी भी आ रही थी। वे भी घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, ये बच्चे इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, इनको गली के कोने पर कोई अजीब सा आदमी मिला जो लंबा बिल्कुल काला कोट पहने हुए था और जैसे इनके पास आने की कोशिश कर रहा था तभी ये डर के मारे भागे। मैंने झट से पूछा, कहाँ गया वो आदमी? शर्मा आंटी बोली, ये तो कह रहे हैं जैसे वो अंधेरे में घुल गया, दिखा ही नहीं। नैना ने मुझे देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिमाग में था। दोपहर में मैंने काम करने की कोशिश की लेकिन बार बार खिड़की से बगल वाले घर की तरफ देखता रहा। उस घर का गेट बंद था लेकिन एक खिड़की के पर्दे में हल्की सी हलचल दिखी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। शाम को पापा को बाजार जाना था तो मैंने उन्हें साथ छोड़ने का सोचा। नैना भी साथ आ गई। बाजार से लौटते वक्त गली में फिर से हल्का अंधेरा होने लगा था। जैसे ही हम अपने घर के पास पहुंचे तो बगल वाले घर का गेट धीरे धीरे खुला। हम लोगों ने देखा अंदर वही आर्यन खड़ा था। वो सलीकेदार कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हमें देखकर वो खुश हो गया और चहक कर बोला, अरे पड़ोसी, अच्छा हुआ आप मिल गए। आज रात अगर खाली हो तो हमारे यहाँ डिनर पर आइएगा। पापा खुश होकर बोले, वाह, जरूर मोहल्ले में इतना अपनापन कम ही मिलता है। लेकिन मुझे ध्यान था उसकी नजर सीधे मेरी तरफ नहीं थी बल्कि नैना की तरफ थी, जैसे उसे देख रहा हो और बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड हो। हम घर लौटे तो माँ को निमंत्रण के बारे में बताया तो वो भी खुश हुई और बोली, चलो अच्छा है, जान पहचान बढ़ेगी। मैंने धीरे से नैना से कहा, तुम मत आना। वो चौंकी और उसने पूछा, क्यों? बस मुझे लग रहा है। उसने कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी आऊंगी। रात करीब 8 बजे हम सब तैयार होकर बगल वाले घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया, लेकिन वो ठंड ऐसी वाली नहीं थी बल्कि ऐसी थी कि जैसे किसी गुफा से निकलती है। अंदर सजावट बहुत आधुनिक थी लेकिन कोई भी पारिवारिक फोटो नहीं था। बस अजीब सी अमूर्त पेंटिंग्स थी और सफेद रंग की दीवारें थी। आर्यन ने हमें अंदर बैठाया। उसकी पत्नी पहली बार पास से दिखी। उसकी बिल्कुल मोम जैसी स्किन थी और बिना पलक झपकाए देखती थी। उन्होंने गहरे लाल रंग का गाढ़ा जूस दिया। माँ ने पूछा, ये कौन सा जूस है? पत्नी मुस्कुराई और बोली, हमारे देश का खास फल है, आपको पसंद आएगा। मैं ग्लास को होठों तक ले जाकर रुक गया। उसकी गंध अजीब थी, जैसे लोहे की हो। नैना ने भी बस हल्का सा घूंट लिया और फिर चुपके से ग्लास नीचे रख दिया। हम बातें कर रहे थे लेकिन मुझे बार बार लगा कि घर में सिर्फ हम और वो 3 लोग नहीं हैं, वहां कोई और भी मौजूद है। और तभी पीछे वाले दरवाजे से एक हल्की सी सरसराहट आई और एक लंबी परछाई कमरे में पल भर को आई और फिर गायब हो गई। मैंने गिलास रखते हुए सोचा, ये डिनर शायद हमारा आखिरी नॉर्मल डिनर हो सकता है। ड्राइंग रूम में हल्की सी ठंडी खुशबू फैली थी, जैसे किसी पुराने महंगे परफ्यूम की महक हो। दीवारें बिल्कुल सफेद थी। उन पर लगी पेंटिंग्स में अजीब सी आकृतियां थी। कोई पेंटिंग ऐसी थी कि जिसमें आधा चेहरा जानवर का था और आधा इंसान का था, और कोई पेंटिंग तो ऐसी थी कि जिसमें चेहरा ही नहीं था। आर्यन ने हम सबको सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसकी पत्नी ने ट्रे में 4 गिलास रखे। वही गाढ़ा गहरे लाल रंग का जूस था। माँ ने हिचकते हुए घूंट लिया और बोली, अच्छा है लेकिन थोड़ा खट्टा है। मैंने बस ग्लास को होंठ तक लाकर वहीं रोक दिया। उसकी गंध में लोहे जैसी कड़वाहट थी। नैना ने भी हल्का सा घूंट लिया, फिर चुपके से ग्लास सेंटर टेबल पर रख दिया। आर्यन की बेटी कोने में खड़ी थी। वो बिना पलक झपकाए हम सबको देख रही थी। उसकी उम्र 12-13 वर्ष की होगी लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे गुड़िया हो। सिया ने उसे देखकर हाथ हिलाया, हाय, लेकिन लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस ऐसे ही खड़ी रही। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। खिड़कियां बंद थी, फिर भी कहीं से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन एहसास हो रहा था कि कोई पास में है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, आप सबको यहाँ अच्छा लग रहा है? पापा ने शिष्टता से कहा, हाँ बहुत बढ़िया। आपने तो घर को होटल जैसा बना रखा है। होटल? आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, हमें यहाँ बस थोड़े समय के लिए ठहरना है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा ये थोड़ा समय हमारे हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से है। डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया गया। अजीब सी डिशेस थी
जिनमें ज्यादातर गहरे रंग की सॉस थी। मां ने एक प्लेट उठाई और पूछा, ये कौन सा पकवान है? आर्यन की पत्नी ने धीमे से कहा, ये पारिवारिक रेसिपी है, हमें पीढ़ियों से पसंद है। नैना ने मुझसे आंख मिलाई। उसकी नजर कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। खाना शुरू हुआ तो पापा ने चम्मच से सॉस चखी और बोले, थोड़ी तीखी है। मेरे मुंह में हल्की खटास का स्वाद आया, लेकिन उसके पीछे फिर वही लोहे जैसा स्वाद। मैं घुटते घुटते बचा। सिया ने एक कौर लिया और तुरंत मुंह बना लिया। अरे ये तो, मां ने उसकी बात काटी, बस इतना काफी है बेटा। खाने के बीच में अचानक ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आई, जैसे भारी चीज फर्श पर गिरी हो। मैंने चौंक कर देखा। आर्यन ने बिना पलक झपकाए कहा, हवा का झोंका होगा, लेकिन खिड़कियां तो बंद थी। कुछ देर बाद लाइट्स हल्की सी डगमगाई, फिर स्थिर हो गई। नैना ने मुझे धीरे से कूहनी मारी और बोली, तुमने देखा? बल्ब खुद ही टिमटिमाया। मैंने होंठ भींच लिए। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ एक लंबा सा आईना था। आईने में हमारी परछाइयां थी, पापा, मां, सिया, मैं, नैना। लेकिन आर्यन की परछाई नहीं थी। उसकी पत्नी और बेटी की भी परछाई नहीं थी। बस जहां वो खड़े थे वहां आईने में खाली जगह थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नैना को हल्का सा इशारा किया। उसने भी देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खाने के बाद आर्यन ने कहा, डेजर्ट के लिए हमारे साथ ऊपर चलिए। पापा तो तैयार हो गए, लेकिन मैंने तुरंत कहा, लरे, देर हो रही है, सिया को भी नींद आ रही है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, बस 5 मिनट, आपको एक खास चीज दिखानी है। हम ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों पर कदम रखते ही मैंने देखा कि रेलिंग पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर कई जगह गहरे लाल भूरे धब्बे थे, जैसे सूखा खून। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर का कमरा बाकी घर से भी ठंडा था। बीच में एक बड़ा कांच का ढक्कन वाला बॉक्स रखा था, जिसमें बर्फ सी धुंध भर रही थी। आर्यन ने कहा, यह खास ड्रिंक हमारी विरासत है, जिसे हम पीढ़ियों से संभालते आ रहे हैं। फिर उसने ढक्कन खोला। अंदर कई शीशियां थीं, जिनमें गाढ़ा लाल तरल भरा था। गंध इतनी तेज थी कि मेरी नाक में चुभ गई। नैना ने फुसफुसा कर कहा, यह जूस नहीं, यह खून है। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा, पर मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। आर्यन ने हमें शीशियां दिखाते हुए कहा, हम मानते हैं कि जीवन की असली ऊर्जा इसमें है। ताजगी, ताकत, अमृता है। उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक आ गई थी। मैंने तुरंत कहा, माफ कीजिए, हमें अब निकलना होगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, जैसा आप चाहें, लेकिन अगली बार जब आएं तो ये ड्रिंक जरूर छकिएगा। एक बार पी लिया तो कभी दूर नहीं जाना चाहेंगे। हम नीचे उतरे। घर पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली। मां बोली, अजीब लोग हैं, पर बुरे नहीं लगे। उनकी इस तारीफ पर मैं और नैना चुप रहे। रात को जब मैं अपने कमरे में आया तो नैना का मैसेज आया, रवि, मैंने उनकी बेटी को खिड़की से जाते हुए देख लिया था। उसके मुंह में छोटे छोटे नुकीले दांत थे। मैं जवाब लिख ही रहा था कि अचानक बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर खिड़की खोली तो देखा गली में कोई नहीं था। बस बगल वाले घर की बालकनी में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। उस रात देर तक नींद नहीं आई। मैं उसी के बारे में सोचता था कि आखिर वो क्या था। खिड़की से दिखते वो 2 लाल बिंदु अभी भी मेरे दिमाग से उतर नहीं रहे थे, जैसे किसी ने अंधेरे में जलते अंगारे टांग दिए हों। वे अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं भी इसी उलझन हमें खोया हुआ था कि फोन की स्क्रीन पर नैना का मैसेज दिखने लगा। वो टाइप कर रही थी, रवि, मैंने उनकी बेटी के दांत साफ साफ देखे हैं। वो इंसानी दांत नहीं थे। अब जब वो इतने कॉन्फिडेंस कह रही हैं तो झूठ तो नहीं ही बोल रही थी। मुझे भी उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने जवाब लिखा, कल मिलकर बात करेंगे। अभी सबको शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। काफी देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा और उन लोगों के अजीबो गरीब बिहेव के बारे में भी मुझे उन पर शक हो रहा था। इन्हीं बातों को सोचते सोचते आखिरकार मुझे नींद आ ही गई। सुबह जब मैं उठा तो फ्रेश होकर मां के पास किचन में पहुंच गया। आज कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उनको पहले से ही बता दूं, आज ब्रेड पकौड़ा या पनीर पकौड़ा बना लें, तब तक मैं टीवी देखता हूं। पर सुबह का समाचार चल रहा था, जिस सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये मेरे ही शहर की न्यूज आ रही थी। शहर में पिछले 1 महीने में पालतू जानवरों के खून चूसने की कई घटनाएं हुई हैं।
पुलिस उलझन में है कि आखिरकार ये किसका काम हो सकता है। अजीबोगरीब ढंग से पालतू जानवर मरे हुए मिलते हैं, लेकिन उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं होती है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तभी मां वहां किसी काम से आई और ये न्यूज देखते ही नाराज होने लगी। उन्होंने चैनल बदल दिया और बोली, अरे सुबह सुबह डरावनी बातें मत सुनो। कुछ ही देर में वे प्लेट में पकौड़ा और चाय लेकर आई और मैं चुपचाप नाश्ता करता रहा। लेकिन दिल में हल्की सी सिहरन हुई और फिर से दिमाग में घूमने लगा कि पालतू जानवरों का खून आखिर कौन चूस सकता है या निकाल सकता है, और फिर वो उस खून का करेगा भी क्या। ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए मैं तैयार होने चला गया। मैंने दोपहर में नैना को पास के कैफे बुलाया। वो आते ही बोली, रवि, कल जो हमने देखा वो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो दांत। वो बात को काट कर बीच में ही बोल पड़ी, हाँ यकीन है, और मैंने सिर्फ दांत ही नहीं देखे, उसकी आंखें भी अजीब थीं, जैसे एक पल के लिए लाल हो गई हूं। हमने तय किया कि अब हमें कुछ सबूत जुटाने होंगे। सिर्फ शक के दम पर किसी को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन दूसरे के घर के सबूत भी हम कैसे जुटा सकते थे। नैना बोली कि हमें इसके लिए टाइम देना होगा और चुपके से देखना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ की छत उनकी छत से मिलती हुई है, इसलिए हम लोग रात में छिपकर देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मिल सकता है। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। शाम को नैना हमारे यहाँ आ गई। जब पापा और माँ टीवी देख रहे थे तभी मुझे मौका मिल गया। मैं उनकी नजर बचाकर नैना को लेकर घर की छत पर चला गया। हमारे घर और बगल वाले घर के बीच सिर्फ एक लोहे की ग्रिल थी, जिसे आसानी से पार करके उनकी छत के किनारे तक पहुंचा जा सकता था। हमारे प्लान के मुताबिक आज रात 12 बजे हम उनकी छत पर जाकर देखेंगे कि ऊपर वाले कमरे में क्या होता है। वही कमरा जिसमें हमने खून से भरी शीशियां देखी थी। अब रात के 12 बजे तक हमें इंतजार करना था, और ये टाइम बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। एक एक मिनट भारी लग रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। आखिरकार रात के 12 बज गए। सब सो चुके थे। मैं और नैना काले कपड़े पहने धीरे धीरे छत पर पहुंचे। मेरा तो दिल घबराहट के मारे बुरी तरह से धड़क रहा था। आखिरकार हम चोरों की तरह ही तो जा रहे थे, और ऐसा काम पहले कभी किया नहीं था, इसलिए डर तो लग ही रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे लोहे और पुरानी लकड़ी के मिश्रण की होती है। हमने ग्रिल पार की और बगल वाले घर की छत पर आ गए। ऊपर की खिड़की से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ रेंगते हुए झांका। अंदर आर्यन, उसकी पत्नी और बेटी तीनों खड़े थे, और बीच में लकड़ी की मेज पर एक आदमी लेटा था। वो शायद बेहोश था। आर्यन झुककर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा ले गया, और अगले ही पल उसकी पत्नी और बेटी भी झुक गई। उनकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन मैंने साफ देखा कि आर्यन के सिर के पास से खून की पतली सी धार बहती हुई मेज के कोने तक आ रही थी। मैं बुरी तरह से चौंका। डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगी। नैना ने मेरी बाजू को कसकर पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, रवि, ये इंसान नहीं है। अचानक कमरे की खिड़की के शीशे पर किसी चीज ने दस्तक दी, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। मैंने चौंक कर देखा। एक बड़ा सा चमगादड़ खिड़की से चिपका हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और पंख इतने बड़े थे कि आधी खिड़की ढक गई थी। अगले ही पल वो चमगादड़ अंदर उड़ गया और सीधे मेज के पास उतर गया। आर्यन ने उसका पंख सहलाया, जैसे वो कोई पालतू हो। हम दोनों पीछे हटने लगे, लेकिन तभी छत की सीढ़ियों की तरफ से हल्के कदमों की आहट आई। हम घबराकर छत के किनारे की तरफ झुक गए। अंधेरे से आर्यन की बेटी निकली, वही 12-13 साल की उम्र वाली। वो चुपचाप चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी हमारी दिशा में थीं। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराई, और उस मुस्कान में 2 चमकते नुकीले दांत साफ दिखे। हमारा तो डर के मारे बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे डर से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। हमने बिना एक पल घमवाए ग्रिल कूदी और अपने घर की छत पर पहुंचे। जैसे ही हम सीढ़ियां उतरने लगे कि हमारे पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। वो हंसी बड़ी ठंड थी और किसी के कलेजे को कपा सकती थी, और खिंची हुई भी थी, जैसे किसी ने गले से खींच कर निकाली हो। नैना के हाथ ठंडे पड़ गए थे। नीचे पहुंचते ही हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माँ ने आधी नींद में पूछा, इतनी रात में कहाँ थे? मैंने कहा, छत पर ठंडी हवा लेने गए थे। माँ फिर सो गई।
लेकिन हमें नींद नहीं आई। करीब 3 बजे जब मैं अपने कमरे में था तो खिड़की के बाहर कुछ सरसराहट हुई। मैंने पर्दे हटाए लेकिन वहां कुछ नहीं था, लेकिन कांच पर नमी से एक हाथ का निशान बना हुआ था। नुकीले नाखूनों वाली लंबी लंबी 5 उंगलियों के निशान थे। नीचे एक शब्द लिखा था, जल्दी मिलेंगे। रात का वो कांच पर लिखा संदेश मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने खिड़की बंद कर पर्दा गिरा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई खड़ा है और बस पर्दा हटाने का इंतजार कर रहा है। नैना मेरे फोन पर थी, उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, हमें किसी को बताना पड़ेगा। सुबह उठते ही मैंने कैमरे में पिछली रात की तस्वीरें चेक की। हाँ, मैंने खिड़की से झांकते वक्त 2-3 फोटो खींच ली थी। एक फोटो में वो लाल रोशनी, मेज पर पड़ा आदमी और आर्यन का झुका चेहरा साफ दिख रहा था। दूसरी फोटो में खून की पतली धार और तीसरी में वो बड़ा सा चमगादड़ दिख रहा था। मैंने तय किया कि ये तस्वीरें पुलिस को दिखाएंगे, लेकिन डर ये था कि अगर पुलिस ने मामला हल्के में लिया और इन लोगों को पता चल गया तो। नैना ने कहा, मेरा एक दोस्त है, हम पहले उसको दिखाते हैं। वो लोकल न्यूज चैनल में काम करता है। अगर मामला मीडिया में गया तो छुपाना मुश्किल होगा। हमने दोपहर 2 बजे मिलने का तय किया। जब मैं घर से निकला तो देखा बगल वाले घर की खिड़की से आर्यन की पत्नी मुझे देख रही थी। उसकी नजरें स्थिर थीं। वो बिल्कुल बिना पलक झपकाए देख रही थी, जैसे किसी मूर्ति हो। मैंने नजरें चुराई और तेज कदम बढ़ा दिए, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास नहीं जा रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं तय किए गए कैफे में पहुंचा। नैना पहले से वहां थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो बोली, फोटो और कल रात की रिकॉर्डिंग इसमें है। हमने जल्दी से कॉफी मंगाई और अपने प्लान पर बात करने लगे। तभी मैंने कुछ देखा और मैं चौंक पड़ा। मेरा चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। मैंने देखा कि कैफे के दरवाजे से आर्यन की बेटी अंदर आई। वो सामान्य कपड़ों में थी, लेकिन उसकी मुस्कान वहीं चौड़ी सी थी और दांतों में हल्की सी चमक थी। वो बिना कुछ कहे सीधे एक कोने में बैठ गई और हमें देखने लगी। नैना ने धीरे से कहा, ये यहां क्यों आई हैं? मैंने फुसफुसाया, ये सिर्फ हमें डराने आई हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इस बात को जानकर हम दोनों ही डर गए। हमने बिल चुकाया और जल्दी से कैफे से निकल गए। जैसे ही बाहर आए, नैना के फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। फालतू कोशिश मत करो, अगली बार बात करने का मौका नहीं मिलेगा। हम दोनों के कदम एक पल को थम गए। सड़क पर लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन हमें लगा जैसे हम किसी अदृश्य घेरे में फंस गए हों। हम नैना के दोस्त के दफ्तर की ओर बढ़े। आधे रास्ते में अचानक तेज हवा का झोंका आया, लेकिन अजीब यह था कि आसमान बिल्कुल साफ था। हवा के साथ एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई मछली और लोहे की मिलीजुली गंध हो। नैना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए सहमी हुई आवाज में कहा, रवि, ये लोग आस पास ही हैं। हम तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन सड़क पर सन्नाटा छा गया। अभी कुछ पल पहले भीड़ थी, अब बस हम दोनों और दूर खड़ी एक काली कार ही दिख रही थी। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर आर्यन बैठा था। उसकी आंखें धूप में भी हल्की सी लाल दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर शीशा ऊपर कर लिया। हम भागते हुए दफ्तर पहुंचे, लेकिन नैना का दोस्त वहां नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वो तो कल रात से घर ही नहीं गया, फोन भी बंद है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये इत्तेफाक है या हमें फांसने का प्लान है? नैना ने कहा, रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, देखा कि सामने वही काली कार खड़ी है और इस बार ड्राइवर सीट खाली है। जब हम घर पहुंचे तो मां ने कहा, बेटा, आर्यन जी आए थे, कह रहे थे कि तुमसे शाम को मिलना है। मेरे हाथ से बैग छूटते छूटते बचा। मां ने हंसते हुए कहा, कह रहे थे हमारे घर डिनर पर आना जरूरी है। नैना ने धीरे से मेरे कान में कहा, रवि, ये जाल है। हम दोनों घर लौट आए। आते ही मैंने मां से कहा, मां, सरदर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। मां 2 कप चाय ले आई और चिंतित होते हुए बोली, अगर ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर के यहां चले जाओ। मैंने कहा, नहीं मां, अब ठीक हो जाएगा। रात 8 बजे जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि मैं चौंक पड़ा। सामने आर्यन खड़ा था। वो सफेद शर्ट और काली पैंट में था और वही अजीब सी ठंडी मुस्कान थी
उसने कहा, रवि, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हमारे घर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने बहाना बनाने की कोशिश की। अरे, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसने मेरा कंधा दबाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोला, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, चलो। मैंने नैना की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था। आर्यन के हाथ की ठंडक जैसे मेरी हड्डियों तक उतर गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिससे नजर मिलाना मुश्किल था। नैना धीरे से बोली, रवि, मना करो। मैंने कोशिश की, नहीं आर्यन भाई। लेकिन उसने बिना मेरी बात पूरी होने दी। उसने हाथ से इशारा किया और बोला, कोई बहाना नहीं, बस चलो। मां ने आवाज दी, बेटा जल्दी आ जाना, रात ज्यादा मत करना। मैं बस इतना ही कह सका। हाँ मां। दिल में डर का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन बाहर से खुद को सामान्य दिखाना जरूरी था। हम दोनों धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़े। उसका घर बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से कदम रखते ही जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए। हॉल में हल्की सी लाल रोशनी फैली हुई थी, न ज्यादा तेज न ज्यादा धुंधली, लेकिन इतनी कि सब कुछ किसी पुराने हॉरर सीन जैसा लगे। हवा में कोई मीठी लेकिन भारी सी खुशबू थी, जो धीरे धीरे चक्कर जैसा एहसास करा रही थी। अंदर उसकी पत्नी खड़ी थी। आज उसके होंठ गहरे लाल थे और आंखों में हल्की सी चमक थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे सामने वाला इंसान उसके लिए सिर्फ एक शिकार हो। आर्यन की बेटी भी वहीं थी, लेकिन वो चुपचाप हमें देख रही थी, जैसे हमारे हर हाव भाव को याद कर रही हो। आर्यन की पत्नी ने कहा, आइए रवि, नैना आपका इंतजार था। उसकी आवाज में कोई ठंडी सी खनक थी जो सीधी दिल में उतर रही थी। टेबल पर कई तरह के डिश रखे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर का रंग गहरा लाल था। एक कटोरे में गाढ़ा सा सूप था, जिसकी खुशबू अजीब तरह से मीठी और धातु जैसी थी। मैंने धीरे से नैना की तरफ देखा। वो भी समझ रही थी कि यह सामान्य खाना नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये सूप चखो, स्पेशल है। मैंने हिचकते हुए चम्मच उठाया, लेकिन होठों तक आने से पहले ही भीतर से एक डर ने मुझे रोक दिया। नैना ने तुरंत बोला, अरे मैं सूप नहीं पीती, एलर्जी हो जाती है। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि हम मना करेंगे। डिनर के दौरान आर्यन और उसका परिवार सिर्फ हमसे ही सवाल कर रहा था, तुम देर रात कहां थे? तुम्हें यहां आसपास कौन कौन आता है? कल रात कोई आवाज सुनी थी? हर सवाल में ऐसा लगता था जैसे वो हमारे जवाबों से हमारी सच्चाई पकड़ना चाह रहे हों। उनकी आंखें पल भर के लिए भी हमसे नहीं हट रही थी। अचानक ऊपर से कोई भारी चीज खिसकने की आवाज आई। मैंने नजर उठाई, लेकिन सब ने ऐसे खामोशी से खाना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक हल्की सी कराह सुनाई दी, जो किसी इंसान की ही थी, लेकिन बहुत धीमी थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे से नैना के कान में कहा, ऊपर कोई है? नैना ने मेरी बाजू पकड़ी और बोली, यह आवाज मैंने भी सुनी है। खाने के बाद आर्यन बोला, आओ तुम्हें हमारा घर घुमा दें। हम उसके पीछे पीछे चले। हर कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे पड़े हुए थे। कहीं से भी धूप अंदर आने का रास्ता नहीं था। एक कमरे में हमें बहुत ठंडी हवा लगी, जैसे वहां फ्रीजर हो। कोने में बड़ा सा लोहे का ट्रंक रखा था, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? आर्यन हंसकर बोला, ये हमारे पूर्वजों का पुराने जमाने का सामान है। जब हम सीढ़ियों के पास पहुंचे तो मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने रास्ता रोकते हुए कहा, ऊपर जाना मना है, वहां मरम्मत चल रही है। उसकी आंखों में पहली बार एक तेजी आई, जैसे मैंने कोई बड़ा नियम तोड़ने की कोशिश की हो। रात करीब 11 बजे हम घर से निकले। जैसे ही हम बाहर आए कि ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार उसमें खून जैसी गंध थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन और उसका परिवार दरवाजे पर खड़े थे और हमें जाते हुए देख रहे थे। हमने एक शब्द नहीं कहा, बस तेजी से घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचे तो देखा मेरी मां लिविंग रूम में बैठी हैं, लेकिन उनके होठों पर वही हल्की लाल चमक थी और आंखें थोड़ी सी लाल थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रवि, तुमने उनके घर कुछ खाया था? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नैना ने भी मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, नहीं मां, कुछ नहीं, बस नम्रता में बैठ गए थे। मां के होठों पर लाल चमक अब तक टिकी हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लिपस्टिक है। रोशनी पड़ते ही रंग गाढ़ा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई शरबत। मां ने कहा,
वहां का खाना अच्छा था। पापा टीवी म्यूट करके बोले, क्यों भाई, इतना डर क्यों रहा है? पड़ोसी हैं, डिनर कराया, और क्या चाहिए? नैना ने हल्के स्वर में पूछा। माँ, आपके होठों पर यह क्या है? माँ ने अनायास ही उंगलियां होठों पर फेर दी और बोली, ओह, उन्होंने एक टॉनिक दिया था, हर्बल सिरप अच्छा लगा, ताकत आती है। मैंने झटके में पूछा, कब दिया? माँ ने बताया, तुम लोग गए थे तब आर्यन की पत्नी आई थी। बोली, आंटी, आपकी सेहत के लिए यह अच्छा रहेगा। मेरे भीतर कहीं घंटी सी बज गई। मैंने पूछा, कहाँ रखा है? माँ ने किचन की अलमारी से एक शीशी निकली। मैंने बोतल सूंघी, वही धातु जैसी गंध थी। नैना ने भौहें सिकोड़ ली। बोतल की साइड पर छोटी सी सील लगी थी, जिस पर तिथि और बैच नंबर टेढ़ा मेढ़ा छपा हुआ था, जैसे जल्दी में छापा हो। मैंने बोतल वापस रखते हुए कहा, माँ, ये मत पीजिए। माँ थोड़ी खफा हो गई और बोली, रोज तो तू मेरी सेहत की चिंता नहीं करता, आज बड़ा डॉक्टर बन रहा है। मुझे अच्छा लगा तो पी लिया, और वैसे भी उन्होंने कहा है कि दिन में बस एक ढक्कन पीना। माँ ये कह ही रही थी कि किचन में तड़के की खुशबू उठी। नैना ने फ्रिज से थोड़ा लहसुन निकालकर सब्जी में डाला था। अचानक माँ ने नाक पकड़ ली और चिल्लाई, हटाओ, ये सिर फटने लगा है। मैंने हैरान होकर कहा, अरे, अभी तक तो आपको लहसुन से कभी दिक्कत नहीं हुई। माँ चिढ़ती आवाज में बोली, आज नहीं पसंद, जलन सी हो रही है। नैना ने मेरी तरफ चोरी से देखा। हम दोनों को एक ही बात सूझी कि लहसुन से परहेज है। थोड़ी देर में सिया दौड़ती आई, उसके हाथ में ड्राइंग थी। वो बोली, मामा, मैंने एक पेंटिंग बनाई है, देखो। उसने A4 पेपर आगे किया। उसमें काले रंग का लंबा आदमी था। उसकी लाल लाल आंखें थीं और नुकीले दांत थे। उसके हाथ में बोतल बनी थी। मैंने धीरे से पूछा, किसकी हैं ये? वो जो नए अंकल हैं, आर्यन अंकल। कल रात मैंने सपना देखा कि वो हमारी छत पर खड़े हैं, मेरे बाल सहला रहे हैं और बोल रहे हैं, हमारे घर खेलोगी? माँ ने फौरन डांटा, सिया, बकवास मत करो, सपने होते हैं, सच नहीं होते। मैंने सिया को अपने पास खींचकर बिठा लिया। उसके हाथ ठंडे थे। मैंने कहा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रात बढ़ती गई। पापा सोने चले गए। माँ भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते बोली, पर्दे खींच देना, बाहर की रोशनी आंखों में चुभ रही है। मैंने घड़ी देखी, 11:30 बजे का टाइम था। बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। नैना फुसफुसाई, ये टॉनिक को फौरन फेंकना होगा। मैंने सिर हिलाया, अभी नहीं, ये सबूत है, पहले फोटो ले लेते हैं। हम दोनों किचन में गए। मैंने फोन से बोतल के कई एंगल से फोटो ली। फ्लैश पड़ा तो 1 सेकंड को कांच में हमारा रिफ्लेक्शन दिखा, और फिर जैसे बोतल के भीतर से किसी ने सांस छोड़ी हो, शीशे पर हल्की धुंध जम गई। हम दोनों रुक गए। नैना बहुत धीरे से बोली, तुमने भी देखा? मेरी आवाज सूखी थी। हमने बोतल को ऊपर रैक में उठा दिया और अलमारी बंद कर दी। तभी पीछे से खट की आवाज आई। हम दोनों पलटे तो देखा माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या छिपा रहे हो? उनकी आंखें लाल नहीं थी, पर पुतलियां थोड़ी बड़ी लग रही थी। नैना मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बस पानी लेने आई थी। माँ कुछ पल तक हमें देखती रही, फिर धीरे से बोली, कल सुबह तुम दोनों आर्यन के घर चलोगे? उनकी बेटी ने सिया को खेलने बुलाया है, शिष्टाचार यही है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, सिया नहीं जाएगी। माँ का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, मैंने कहा है तो जाएगी, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? पड़ोसी हैं। नैना ने बात हल्की करने के लिए कहा, ठीक है, हम लोग थोड़ी देर के लिए साथ चलेंगे। माँ ने अजीब सी मुस्कान दी और वापस अपने कमरे में चली गई। हम दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि कांच के पैनल पर हल्की रगड़ की आवाज आई, जैसे कोई नाखून धीरे धीरे फिर रहा हो। मैं चुपके से खिड़की तक गया, पर्दा थोड़ा उठाकर बाहर झांका। गली सुनसान थी, लेकिन बगल वाले घर की बालकनी में हल्की हरकत हो रही थी। 2 छोटे लाल बिंदु किसी जगह टिके रहे, फिर हिले, जैसे नजर हमारी खिड़की से हटाई जा रही हो। रात के करीब 1 बजे मैं और नैना सिया के कमरे में गए। वो सो रही थी। उसके तकिए के पास वही ड्राइंग थी, लाल आंखों वाला आदमी। मैंने धीरे से ड्राइंग तह करके अपने पास रख ली। तभी नजर बिस्तर की हेडबोर्ड पर पड़ी। लकड़ी पर 2 बेहद छोटे बिंदु खुरचे हुए थे, जो एकदम पास पास थे, जैसे किसी ने निशान बनाया हो। नैना डरी हुई आवाज में बोली, ये नए हैं। मैंने गले में सूखापन महसूस किया। हम दोनों बाहर निकले ही थे कि माँ के कमरे से हल्की सरसराहट आई।
मैंने दरवाजा हल्का सा खोला। अंदर अंधेरे में माँ पलंग पर आंखें खोले सीधे बैठी थी। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हूं। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर कुछ सुनाई ही नहीं दिया। माँ ने एकदम मेरी तरफ गर्दन मोड़ी और मैं घबरा गया। माँ ने सपाट आवाज में कहा, मुझे सोने दो, और पलंग पर सीधी लेट गई। हम धीमे से दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। सुबह की रोशनी पर्दों के बीच से छन कर आई, पर घर में किसी को राहत नहीं थी। माँ ने रसोई में जाते ही कहा, आज बिना प्याज लहसुन का बनेगा, उल्टी सी लग रही है। पापा ने टोक दिया, तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम्हें लहसुन प्याज से भी परहेज हो गया? नैना ने धीरे से मेरी कलाई दबाई और बोली, लक्षण बढ़ रहे हैं। धूप से परहेज, लहसुन से परहेज, आंखों का बोझ और रातों को जागना, ये सही लक्षण नहीं है। मैंने तय किया कि आज दो काम होंगे। पहला ये कि उनके घर के कूड़ेदान के पास देखना कि और क्या आता जाता है। दूसरा काम यह कि कल रात वाली फोटो को आराम से बड़े स्क्रीन पर देखकर पहचानना कि मेज पर जो आदमी था वो कौन है। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकला। गली के मोड़ पर कूड़े की गाड़ी खड़ी थी, पर बगल वाले घर के आगे एक छोटा सा कार्टन पड़ा था जो भीगा हुआ ठंडा सा था। मैंने उठाकर देखा, ये किसी खून से जुड़ी जांच या इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला किट लगता था, जिसे ठंडे टेम्परेचर में रखना जरूरी है। मैंने जल्दी से फोटो खींच ली और कार्टन वापस वहीं रख दिया ताकि शक न हो। तभी पीठ में नजर चुभी। मैंने मुड़कर देखा, बड़ी खिड़की के काले पर्दे के पीछे से जैसे कोई खड़ा था। पर्दा 1 सेंटीमीटर हिला, फिर स्थिर हो गया। दोपहर में नैना आई। हम दोनों ने लैपटॉप लगाया और कल रात की तस्वीरें खोली। उन्हें झूम किया। आर्यन झुका हुआ था। मेज पर आदमी लेटा हुआ था। उसकी कलाई पर काली डोरी और धातु का पतला ब्रेसलेट देखकर नैना की सांस अटक गई। वो हौले से चिल्लाई, रुको, ये ब्रेसलेट मेरे दोस्त करण का है। वीवी रिपोर्टर जिसके पास हमें जाना था, उसने हमेशा काली डोरी के साथ पतला स्टील ब्रेसलेट पहना होता है, वही डिजाइन। मैंने उसकी फोटो इंस्टा पर देखी थी। मेरे हाथ कांप गए। मतलब जो मेज पर पड़ा था वो करण हो सकता है, जो कल रात से घर नहीं गया था। हमारी बात वही चल रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। माँ ने दौड़कर दरवाजा खोला। बाहर आर्यन की पत्नी मुस्कुराती खड़ी थी, हाथ में फल और वही काले ढक्कन वाली 2 बोतलें थीं। वो बोली, आंटी, ये आपके लिए हैं, और शाम को अगर सिया को भेज दें तो अच्छा लगेगा। हमारी बेटी अकेली पड़ जाती है। माँ ने तुरंत कहा, हाँ भेज दूंगी। तभी मैं बीच में आ गया और मैंने कहा, नहीं, आज नहीं। सिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो औरत मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मेरी आंखों के पार झांक रही हो। फिर बहुत धीरे से बोली, सामान्य सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जोर से चौंका। वो कैसे जानती थी कि मुझे सिर दर्द है? तभी मुझे हल्का सा चक्कर आया और मैं गिरते गिरते बचा। नैना ने आगे बढ़कर कहा, हम फल ले लेते हैं, बोतलें रहने दीजिए। उसने होठों पर मुस्कान टांगते हुए बोतलें फिर भी सेंटर टेबल पर रख दी और बोली, जब मन करे तो एक ढक्कन ले लेना। कमरे में उसकी खुशबू रह गई, मीठी, भारी और चुभती हुई सी। फिर वो लौट गई। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, सिया कहीं नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। माँ ने एक पल को मुझे घूरा। उन्हें ऐसे घूरते मैंने कभी नहीं देखा था। फिर वे बोली, तू कब से घर का फैसले लेने लगा? तभी पापा बीच में आ गए और बोले, झगड़ा मत करो, बच्ची को कहाँ भेजना है, सोच समझ कर तय करेंगे। शाम ढल गई। मैंने डोर, चेन, कुंडी सब कस दी। खिड़कियों पर हमने मोटा पर्दा लगा दिया। रसोई में नैना ने इमली गुड़ का पानी रखा। माँ बोली, ये तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही नैना ने पास में लहसुन हरी मिर्च रखी, माँ ने चेहरा फेर लिया। सिया ड्राइंग बना रही थी। उसने मुझे पुकारा, मामा देखो, आज मैंने बड़ा चमगादड़ बनाया है। वो हमारे घर की खिड़की पर बैठता है। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, वो अभी नहीं है, पर रात में आता है। रात के 9 बजे थे, टीवी बंद था। पापा अखबार देख रहे थे। माँ चुपचाप बैठी थी। तभी नैना ने धीरे से कहा, रवि, वो बोतलें छुपा देते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हमने सेंटर टेबल से बोतलें उठाई और किचन की सबसे ऊपरी शेल्फ में रख दी। वापस लौटे तो देखा माँ कुर्सी से गायब थी। मैंने माँ को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बेडरूम खाली था, वॉशरूम भी खाली और बालकनी भी खाली थी। दरवाजा अंदर से बंद था। वो घर से बाहर नहीं गई थी। नैना की आवाज कांपी, कहाँ गई है? हमने सिया के कमरे में झांका। सिया तकिए से टिककर सो गई थी।
कमरे की खिड़की के पर्दे नीचे थे। अचानक किचन से हल्की सी क्लिंक की आवाज आई, जैसे कांच की ढक्कन टेबल से टकराए हों। हम दोनों किचन की तरफ दौड़े और दरवाजा खोला तो माँ वहां खड़ी थी और ऊपरी शेल्फ खुली हुई थी। बोतलें फिर से उनके हाथ में थी। माँ ने हमारी तरफ देखे बिना ढक्कन खोला और एक ढक्कन भरकर टॉनिक पी लिया। मैं भागकर बोतल छीनता उससे पहले ही माँ ने दूसरा ढक्कन भी पी लिया और बोली, बस अब नहीं पीना। मैं फट पड़ा, माँ ये मत पीजिए, आप बदल रही हैं। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत धीमे कहा, सब ठीक है रवि, बस उन्हें बुरा मत कहना, वो हमारे हितैषी हैं। मैंने चीखते हुए कहा, किसके हितैषी हैं? माँ ने पल भर को एक खाली सी मुस्कान दी और कहा, हम सबके। इतने में डोरबेल बजी, 1 2 3 बार। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। पापा बोले, कौन है इस वक्त? मैंने डोर चेन लगाकर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा। बाहर कोई नहीं था, गली सुनसान थी। बस दूर बगल वाले घर की बालकनी से 2 छोटे बिंदु हमें देख रहे थे। मैं दरवाजा बंद करने ही लगा था कि मेरे पैरों के पास कुछ सरका। मैंने उठाकर देखा, वो एक छोटा सफेद कार्ड था। किसी ने नीचे से सरकाया था। उस पर काली स्याही से लिखा था, कल सुबह सिया को खेलने के लिए भेज देना, देर ना करना। नीचे वही 2 छेद वाला निशान था। मैंने कार्ड मुट्ठी में मसल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पीछे मुड़ा तो चौंक पड़ा। मैंने देखा कि सिया आधी नींद में कमरे से बाहर खड़ी थी। वो मुस्कुराई और पूछा, मामा मेहमान आ गए? मैंने घुटते गले से पूछा, कौन से मेहमान? वो मासूमियत से बोली, जो माँ ने बुलाए थे। मैंने दरवाजा खोला था। किचन में बैठकर जूस पी रहे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और नैना किचन की तरफ दौड़े। लाइट ऑन की तो देखा कि सेंटर टेबल पर 2 गिलास रखे थे। उनमें वही गाढ़ा लाल तरल था और कुर्सी पर आर्यन की बेटी शांति से बैठी थी। उसके होठों पर वही मुस्कान थी और उसके ठीक सामने दूसरी कुर्सी पर मां सीधी पीठ के साथ ऐसे बैठी थी जैसे किसी की मेजबानी कर रही हो। मुझे देखते ही आर्यन की बेटी चली गई। मैं जैसे वहीं जम गया। मां की आंखों में हल्की सी लाल चमक थी, होठों पर गहरा लाल निशान था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था, बस ठंडी शिकारी जैसी नजर थी। नैना डर से पीछे हट गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, रवि तुम्हारी माँ कैसी हो गई है? मैं खुद भी जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। माँ ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और पूछा, तुमने उनके घर कुछ खाया था? मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं माँ। उन्होंने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर कहा, अच्छा है, वरना आज रात तुम्हें बचाना मुश्किल होता। माँ ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मैं बदल गई हूं? असल में मैं सालों से जानती हूं कि ये मोहल्ला, ये लोग इंसान नहीं हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? इसका क्या मतलब है? माँ बोली, इसका मतलब है कि मैं एक बार ऐसे ही लोगों की चपेट में आते आते बची थी। मेरे पापा के गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बचाया था और उनसे सावधान रहने के तरीके भी बताए थे। मुझ पर इनका कोई असर नहीं है। मैं तुम लोगों को बचाने के लिए इनके सामने इनका नकली शिकार बन रही थी। आर्यन और उसका परिवार इंसानों के भेष में ड्रैकुला है, और सिर्फ वही नहीं, उनके जैसे और भी हैं जो आम लोगों के बीच रहते हैं। वो इंसानी खून से अपनी ताकत बनाए रखते हैं, लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल लिया है। वो सीधे नहीं मारते, पहले तुम्हें अपने असर में लेते हैं। माँ ने बताया, कल रात जो तुमने खाया उसमें उनका सीरम मिला था, खून और कुछ रासायनिक मिश्रण। एक बार ये खून तुम्हारे शरीर में चला जाए तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा सब उनके कब्जे में आ जाते हैं। मैं सन्न था, मतलब ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं था। ये लोग प्लानिंग से हमें अपना हिस्सा बना रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। माँ ने इशारे से हमें चुप रहने को कहा, लेकिन दस्तक और तेज होती गई। माँ ने धीरे से कहा, ये वही हैं, आज रात इन्हें अपना शिकार पूरा करना है। हमने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर आर्यन, उसकी पत्नी और बेटी खड़े थे। तीनों के चेहरे बदल चुके थे। उनके होंठ लंबे, दांत नुकीले, आंखें पूरी तरह लाल थीं। उनकी त्वचा पर हल्की सी नीली नसें उभरी हुई थीं, जो भीतर बहते ताजा खून का सबूत थी। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, जैसे किसी ने कुंडी तोड़ी ही नहीं, बल्कि अंदर से बुलाया हो। माँ ने मेरे हाथ में लोहे की बड़ी सी छड़ी दी और कहा, लोहे और चांदी से इन्हें चोट लगती है, और याद रखना, आंख में चोट करो। जैसे ही वो अंदर आए, घर की सारी लाइट झपकने लगी। आर्यन की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, रवि,
अब भागने का समय खत्म हुआ। आज रात तू हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। नैना चीखी, तुम इंसान नहीं हो। आर्यन की पत्नी हंस पड़ी। वह बोली, हम इंसानों से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर हैं, और आज तुम भी वैसी ही बनोगी। आर्यन ने छलांग लगाई, लेकिन मां ने चांदी की छुरी से उसके हाथ पर वार कर दिया। उसके मुंह से धुआं उठा और वो पीछे हट गया। मैंने लोहे की छड़ी से उसकी बेटी को रोका, जो नैना की तरफ बढ़ रही थी। उसकी पत्नी ने मेरे कंधे पर नाखून गाड़े। मुझे ऐसा लगा जैसे गर्म लोहे से जला दिया हो। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और छड़ी से उसकी आंख पर वार किया। वो कानों को फाड़ देने वाली आवाज में चीखी और पीछे गिर गई। आर्यन पूरी ताकत से मेरी तरफ झपटा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि मैं समझ भी नहीं पाया, लेकिन तभी मां ने एक बोतल मेरे सामने तोड़ दी। उसमें कोई गाढ़ा नीला तरल था। जैसे ही वो तरल आर्यन के चेहरे पर पड़ा, उसकी त्वचा गलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। उसकी पत्नी और बेटी भी चीखते चीखते धुएं में बदल गई, जैसे उनका अस्तित्व खत्म हो गया हो। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मां थककर कुर्सी पर बैठ गई और थकी हुई आवाज में बोली, अब तुम समझ गए, ये खतरा आज खत्म हुआ है, लेकिन इनके जैसे और भी हैं, और शायद वो हमें पहचानते हैं। नैना रो रही थी। वो बोली, तो अब हम कहां जाएंगे? मां ने धीरे से कहा, डरो मत, कहीं नहीं जाना है। जहां भी जाओ वहां सावधान रहना, क्योंकि अगला ड्रैकुला शायद तुम्हारा पड़ोसी ही हो। लेकिन पहचान लो, अब तो तुमको पहचान हो भी गई है। बस उनसे बचने के लिए और लड़कर उनको खत्म करने के लिए भी हमारे पास सब कुछ है। लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। नैना से बाद में मैंने शादी कर ली। इसके बाद मैं जहां भी गया, मुझे दोबारा ऐसा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।